फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट। अभी तक हम जो बातें कर रहे थे सारी की सारी पोजीशन स्टेटमेंट की कर रहे थे, बैलेंस शीट की कर रहे थे, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है कंपनीज में। अब हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इनकम स्टेटमेंट क्या बनती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है। आपको किसी ने लेने आना है तो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, बट उसकी एक्सटेंशन भी बनती थी, क्या, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कंपनीज के केस में बिल्कुल अलग स्टेटमेंट बनती है, पर्पस सेम है। पर्पस क्या है, टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। बट स्टेटमेंट कौन सी बन रही है, अकाउंट नहीं बन रहा है यहाँ पे। वहां पे अकाउंट बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे बनती है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता था, ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकालते थे, नेट प्रॉफिट अलग निकालते थे। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट बनती है, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट बनती है। बी केयरफुल, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट एग्जैक्ट ऑर्डर में याद होना चाहिए, फॉर्मेट एग्जैक्ट ऑर्डर में याद होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल अलग है। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था, उससे बिल्कुल अलग है। फॉर्मेट कहाँ पे है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, कंपनीज एक्ट बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, शेड्यूल्स हैं, कोई बोलेगा नहीं बीच में। वेयर इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट? Part 1 is the balance sheet. Part 2 is the statement of profit and loss. Part 1 incomplete answer होगा Part 1 of Schedule 3. Part 1 of Schedule 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता है। Part 2 of Schedule 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बताता है। ओके, ध्यान से देखेंगे, फॉर्मेट बिल्कुल अलग क्यों है। पहली बात तो वर्टिकल फॉर्मेट है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या था, हॉरिजॉन्टल टी शेप अकाउंटिंग होती थी, डेबिट साइड लेफ्ट पे, क्रेडिट साइड राइट पे। ये वर्टिकल फॉर्मेट है। वर्टिकल फॉर्मेट में हेडिंग तो हो गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, जैसे बैलेंस शीट में होता था पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर तो वो कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट है कि कंपैरेटिव फॉर्मेट में आपको देना पड़ता है कि इस साल की वैल्यू क्या थी, पिछले साल की वैल्यू क्या थी। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक ही साल का कर रहे होंगे, आपके पास कंपैरिजन के लिए डेटा नहीं होगा अनलेस आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो आपके पास एक साल का ही डेटा होगा। तो फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फॉर्मेट के हिसाब से पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर वैल्यू, प्रीवियस ईयर वैल्यू, फॉर्मेट के हिसाब से। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू। बट फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। नोट नंबर, नोट नंबर डिटेल्स बताता है। तो जैसे बैलेंस शीट में होता था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड्स और सब हेड्स आते हैं, कोई भी आइटम नहीं आएगा फेस पे। इसमें भी एग्जैक्टली सेम रूल है कि सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स आएंगे, कोई भी आइटम नहीं आएगा फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब ध्यान से देखना, बड़ी ही मजेदार है। मैं हेड्स और सब हेड्स की बात करूंगा। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स। यहाँ पे क्या होता है, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस। क्या होता है यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू में क्या आता है, सबसे पहले आता है आरएफओ। आरएफओ क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आरएफओ क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या होता है ये, और कुछ नहीं है, आपकी नेट सेल्स होती है, नेट सेल्स। रिटर्न्स, अगर आपको आरएफओ गिवन है ना तो रिटर्न्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी हैं। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये सब आगे आपको रेशियोज में भी काम आएगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काम आएगा।
RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आल्सो नोन एज नेट सेल्स। टोटल रेवेन्यू के दो ही सब हेड्स होते हैं, दो ही सब हेड्स होते हैं, एक RFO और एक अदर इनकम, एक RFO और एक अदर इनकम। अदर इनकम क्या हो गई आपकी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन, एक हो गई ऑपरेटिंग इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपके मेन बिजनेस से आपने क्या कमाया। एक हो गई आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो गई? डायरेक्ट इनकम। बचपन में हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती थी डायरेक्ट इनकम, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती थी इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम के कुछ एग्जांपल्स, वानी कोई भी एग्जांपल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती थी इनकम, एनी एग्जांपल? करेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिर्फ इंटरेस्ट बोलेंगे तो वो एक एक्सपेंस भी हो सकता है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो बेसिकली याददाश्त वापस आ गई। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो जो भी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता था वो सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती थी। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट अलग नहीं होता, रेवेन्यू एक साथ आ रहा है, टोटल रेवेन्यू एक साथ ही आ रहा है। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, फिर अदर इनकम आ जाएगी, उसका टोटल करेंगे आगे आपके टोटल रेवेन्यू, उसके नीचे क्या आ जाएंगे? टोटल एक्सपेंसेस। तो ध्यान से देखना, RFO और अदर इनकम में कोई डाउट? चल सकता हूं आगे। नेक्स्ट क्या आता है? टोटल एक्सपेंसेस। अब आपको ये ऑर्डर भी याद होना चाहिए कि टोटल एक्सपेंसेस में जो चीजें आ रही हैं वो किस ऑर्डर में आ रही हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल आप कब कंज्यूम करेंगे? अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो नॉर्मली आपको डायरेक्टली गिवन होता है। अगर गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। 99% केसेस में आपको डायरेक्टली गिवन होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बट मैं कहता हूं उसका एक फॉर्मूला भी होता है ओपनिंग, पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इस साल आपने कंज्यूम कितने करे? कह रहे देखो कुछ तो मेरे पास पहले से पड़े थे ओपनिंग स्टॉक, प्लस कुछ मैंने इस साल और खरीदे, एंड में कुछ बच गए वो माइनस कर दो। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, किसकी? सारी मटेरियल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सारी की सारी मटेरियल की, रॉ मटेरियल की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिर आता है क्या? परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड होता है तो अगर आप कुछ बना बनाया ले रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आप ट्रेडर हो, आप कहीं से बना बनाया सामान खरीदते हो, आगे बेच देते हो, तो और कुछ नहीं, आपकी नेट परचेजेस ही, जो बेसिक सी नेट परचेजेस होती थी ये वही। क्या है ये? नेट परचेजेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ किसकी? आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं, और स्टॉक भी हो सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग फॉर्मेट को देख के, उनको लगता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ऐसा लग सकता है कि अलग अलग आइटम है, ये अलग अलग आइटम नहीं है, ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है कि चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो बी केयरफुल। तो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ क्या? फिनिश्ड गुड्स,
वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। कोई भी डाउट? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। नेक्स्ट, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, वेजेस होता था, सैलरीज होता था, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एम्प्लॉय। तो क्या होगा सर, इसमें आएगा क्या? वो तो नोट्स बनेंगे, ठीक है ना, कि इसमें आइटम क्या आ रहा है, कि सैलरीज कितनी है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कितने हैं, जो भी इसमें क्या कंटेंट्स हैं इसके, वो फेस पे नहीं पता चलेंगे। फेस पे सिर्फ अमाउंट आएगा, हेड आएगा, सब हेड आएगा, उसका अमाउंट आएगा, कंटेंट्स ना जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। बट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, समझ आ गया? एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्च। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और कुछ नहीं आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है। फाइनेंस कॉस्ट और कुछ नहीं आपकी फाइनेंस, फाइनेंस करने की कॉस्ट। इसके आइटम्स अभी पढ़े देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस करने की कॉस्ट। फाइनेंस करना मतलब क्या होता है? पैसा रेज करना। तो फाइनेंस कॉस्ट में आपका इंटरेस्ट भी आएगा, आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो भी लॉस है रिलेट, क्योंकि जो डिस्काउंट देना पड़ रहा है वो पैसा रेज करने के लिए वजह तो देना पड़ रहा है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देना पड़ रहा है, वो एक तरह से एक मोटिवेशन ही तो है लोगों को इन्वेस्ट कराने की, कि हम जब आपको रिडेम्पशन होगी, जब आपको पैसे वापस मिलेंगे तो प्रीमियम के साथ मिलेंगे। तो दीज आर कॉस्ट्स रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, तो फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सेप्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट, वो सारे आपको एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे, बट मैंने बताया कि इंटरेस्ट आ सकता है इसमें, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, फाइनेंस रिलेटेड। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड amortization, डेप्रिसिएशन एंड amortization। डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स पे और amortization होता है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स पे, amortization होता है इनटेंजिबल एसेट्स पे। और लास्ट में आते हैं अदर एक्सपेंसेस। लास्ट में क्या आते हैं? अदर एक्सपेंसेस। जिसका कोई नहीं होता वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाता है, कि जो स्पेसिफिक में नहीं जा पाया, किसी कैटेगरी में नहीं फॉल कर पाया, तो वो किस में आ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी हो सकता है, क्या होगा वो तो नोट्स टू अकाउंट्स बताएंगे। अदर एक्सपेंसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रेफर करना पड़ता है नोट। उसमें लॉस बाय फायर हो सकता है, उसमें कैरेज हो सकता है, उसमें कभी कभी वेजेस भी हो सकते हैं, उनकी मर्जी कि वो वेजेस को इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं डाल रहे, वो अलग से दिखा रहे हैं कि इम्प्लॉई थोड़ी ना, वो तो हमारे वर्कर्स हैं, टेम्पररी वर्कर्स हैं। एम्प्लॉइज हम जो फिक्स सैलरी दे रहे हैं बस उन्हीं के खर्चे दिखा रहे हैं, वो तो कंपनी की अपनी क्लासिफिकेशन हो सकती है ना। अगर कुछ मेंशन नहीं है अदर एक्सपेंसेस में, तो मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा खर्चा वहां कवर हो चुका है। अगर अदर एक्सपेंसेस में कुछ आ रहा है तो आपको वो इंटरप्रेट करना आना चाहिए, कि आपको नोट रीड करना है कि उसमें क्या आ रहा है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, उसमें लॉस बाय फायर भी हो सकता है, उसमें डिस्काउंट अलाउड कुछ भी हो सकता है उसमें। अदर एक्सपेंसेस की तो अनलिमिटेड लिस्ट है। अदर एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि कुछ भी बच गया, जो जो किसी कैटेगरी में हमने नहीं दिखाया वो यहाँ दिखा दिया। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? टोटल रेवेन्यू हो गए, टोटल एक्सपेंसेस हो गए, इसके बाद आ जाता है क्या? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मैं इसको कैटेगराइजेशन दे दूं कि टोटल रेवेन्यू को ले लूं मैं ए, आप उसको रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 भी कर सकते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी अपनी क्लासिफिकेशन है। ए बी, ध्यान से देखेंगे प्लीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया सी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। कोई भी डाउट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद लास्ट में क्या हो जाता है? लेस टैक्स। तो टैक्स माइनस हो जाएगा, तो जो लास्ट में आया उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको डी बोल दिया, तो आप इसको रोमन 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हैं,
ABCD भी कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि पहली बात तो आपको ये सब कुछ एग्जैक्ट ऑर्डर में याद होना चाहिए। बैलेंस शीट करने में जितने आपके टाइम और एफर्ट्स लगे थे उसका 1/5 लगता है ऑलमोस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बट बी वेरी केयरफुल कि ये बिल्कुल अलग सा है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसको इम्पोर्टेंस देंगे। सबसे अलग चीज क्या है? सबसे अलग चीज ये है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की बाइफर्केशन नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग नहीं आता। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग नहीं आता। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट अलग से दिखता था, P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट अलग से दिखता था, यहाँ पे नहीं दिखता। तो आगे जाके हम एक चैप्टर करेंगे रेशियो एनालिसिस, आगे जाके अगली क्लास। तो उसमें क्या होगा कि आपको सीखना पड़ेगा कि अच्छा फिर इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसी में से ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, आपको आगे काम आएंगे क्योंकि वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही है। बेसिक आइडेंटिफिकेशन जो आपको आनी चाहिए कि इनमें से कौन से डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं, कौन से डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं। 11th में, बचपन में हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था विदाउट एडजस्टमेंट्स, तो सबसे पहले यही सीखा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। तभी आप क्लासिफिकेशन कर पाएंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में। सर हमें तो बनाना ही नहीं है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, तभी तो ज्यादा जरूरी है कि आपको एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर आपके सामने ट्रेडिंग पेज आ जाती तो आपका काम ही खत्म हो गया। अब आपके सामने ही हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन आपको खुद आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट है। रेवेन्यू का तो बहुत ही सिंपल था कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो डायरेक्ट इनकम है, अदर इनकम इनडायरेक्ट है, तो अदर इनकम में जो भी आ रहा है वो सब इनडायरेक्ट इनकम है। कोई भी डाउट? एक्सपेंसेस में थोड़ा ध्यान देंगे तो उसके लिए एक छोटा सा बचपन का रिकैप। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं? एक्सपेंसेस की बात हो रही है। एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंसेस बोलते हैं उनको। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, एक ही बात हो गई, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बेसिकली जिस चीज में आप डील करते हो, अगर आप कोई गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, उससे खरीदने से रिलेटेड, बनाने से रिलेटेड कोई भी खर्च। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते थे? जो डायरेक्ट नहीं है वो सारे इनडायरेक्ट होते थे। तो जो ट्रेडिंग में नहीं आता था वो सारा P&L में आता था। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल से रिलेटेड, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रीसिएशन, सैलरीज, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सब कुछ इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता था? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स, रिमेंबर कैरेज इनवर्ड्स, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेजेस होता था। सर और याद दिला दो प्लीज, हमें थोड़ा थोड़ा सा ना भूल रहे, लेकिन याद तो आ रहा है, पूरा नहीं आ। एग्जाम्पल, परचेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, ये सब कौन सा? इनवर्ड्स, क्योंकि जो इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है? इनवर्ड्स का मतलब जब आप सामान खरीद रहे थे तब आपने ये सब खर्चा इनकर किया, तो इनवर्ड्स हो गया एट द टाइम ऑफ परचेजेस। तो सेल्स रिलेटेड हो गया। आउटवर्ड्स कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ कैरेज लिखा है, तो सर हम क्या मानेंगे? इनवर्ड्स माना जाता है, इनवर्ड्स माना जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। बाकी एग्जांपल्स तो यार बहुत सारे हो सकते हैं। पावर एंड फ्यूल, सर लिखवा दो ना सारे एक बार, हम याद करें। समझना होता है कि परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो वो डायरेक्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट है। कोई डाउट? तो चल
अब इसमें से आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। रेवेन्यूज तो हो चुके हैं कि जो आरएफओ है वो डायरेक्ट है और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो सब के सब इनडायरेक्ट हो गए। एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ने मैंने कहा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। चेंज इन इन्वेंट्री डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कौन ट्राई करना चाहेगा? रोमित। चेंज इन इन्वेंट्री, सर आई डोंट थिंक इट इज एन एक्सपेंस। अगर वो एक्सपेंस नहीं होता तो वो एक्सपेंसेस की लिस्ट में ना आ रहा होता, तो इट इज एन एक्सपेंस। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? रॉन्ग, डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई बात नहीं, ट्राई करना अच्छी बात। बचपन में ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? ट्रेडिंग में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते थे एसेट्स के अलावा? ट्रेडिंग में या पीएनएल में? ट्रेडिंग में। तो चेंज इन इन्वेंट्री और कुछ नहीं, क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। नाउ चेंज इन इन्वेंट्री में भी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ट्रेडिंग में क्या होता था? ओपनिंग डेबिट साइड पे आता था, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आ रहा होता था, तो वो एडजस्ट हो रहे होते थे। अब यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट साइड तो है नहीं, यहाँ पे तो वर्टिकल फॉर्मेट है, तो इसलिए आपको चेंज इन इन्वेंट्री लेना होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग माइनस, अरे थोड़ा थोड़ा सा क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता था, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब यूज होगा बेटा, सब यूज होगा, बट सब दोबारा याद भी दिलाऊंगा। ओके, कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, चेंज इन इन्वेंट्री डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? पास बेटा, क्वेश्चन तो पास कर दोगे, फान सब देख रहा है, बता चुका हूं, लिखा हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री इज डायरेक्ट। यहाँ क्विज चल रही है, बजर दू। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा, जे इनडायरेक्ट। क्या ये डायरेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, अगर इसमें वेजेस हो तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नोट्स टू अकाउंट्स दिए और उस नोट्स में वेजेस इंक्लूड कर दी, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरी मर्जी, मैंने कर दिया। तो इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट रूल पता होना चाहिए कि अगर नोट्स टू अकाउंट्स है ही नहीं, लिखा हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 50,000, तब इनडायरेक्ट माना जाएगा। इफ specific details if specific details are not given, if specific details are not given, it will be treated as an indirect expense. कोई भी डाउट? क्लियर? फाइनेंस कॉस्ट, यश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? करेक्ट, फाइनेंस कॉस्ट ऑलवेज इनडायरेक्ट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो बोलो बेटा स्नेहा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर बट डेप्रिसिएशन तो मशीनरी पे होती है, मशीनरी एसेट्स होते हैं, और मशीनरी तो प्रोडक्शन में यूज हो सकती है, तो एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेज और मैन्युफैक्चरिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो डेप्रिसिएशन is an operating expense, it is like office, it is an administration cost, non cash expense होता है, it is treated as an indirect expense। कोई डाउट? अदर एक्सपेंसेस, अब अदर एक्सपेंसेस में तो अब आपको थोड़ा सा तो मतलब, अब मैं वैसे तो लिस्ट एंडलेस हो सकती है, अब आपको पता होना चाहिए कि प्लीज अदर एक्सपेंसेस में कैरेज दे रखा है, कार्टेज दे रखा है, फ्रेट दे रखा है, तो वो डायरेक्ट होगा। अगर इनवर्ड्स है तो नहीं मेंशन कुछ भी, तो भी इनवर्ड्स मानेंगे। अब वो बैड डेट्स दे रखा है, लॉस बाय फायर दे रखा है, लॉस बाय थेफ्ट दे रखा है, तो वो इनडायरेक्ट है। तो अदर एक्सपेंसेस मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट सेम रूल एज above, if specific details if specific details are not given, they are to be treated as
इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई भी डाउट? क्लियर? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, याद होना चाहिए। तो मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है कि रिटेंशन आपकी बढ़ जाए, बट सीक्वेंस आपको याद करनी पड़ेगी। फॉर्मेट कहाँ गिवन है? पार्ट टू ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 1 में क्या है? बैलेंस शीट। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में तो है ही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट में लिखते हैं एज एट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेट आपको बता ही दिया है। तो ये अब जैसे होता है ये इन्होंने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी मर्जी है कि आपने रेवेन्यू ये ले लिया, टोटल रेवेन्यू मैंने ले लिया 1, इसको ले लिया ए बी, ये आपकी सब क्लासिफिकेशन है। ये कोई कंपनी एक्ट का फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि ऐसे 1 2 3 4 कर लोगे बहुत खुशी की बात है, नहीं करोगे तो उससे कोई लेना देना नहीं। करना है वो आपकी मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस ये होनी चाहिए, सीक्वेंस ये होनी चाहिए। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो 2 अलग अलग नंबरिंग दे दी, इसमें नहीं दी, तो वो मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी मर्जी। बेटर क्या रहता है कि टोटल रेवेन्यू को ले लो 1, इसको ले लो ए बी, टोटल एक्सपेंसेस को ले लो 2, इनको ले लो ए बी सी डी, अलग अलग से तो देखें, ध्यान रखेंगे, बट आपकी मर्जी। सेपरेट लाइन शुड बी यूज्ड फॉर एवरी। इज दिस एन आइटम और अ हेड? इट इज अ हेड, इट इज नॉट एन आइटम। फेस पे कोई आइटम्स नहीं आते, फेस पे कोई भी आइटम नहीं आते। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का टोटल आएगा। अब डेप्रिसिएशन तो 10 एसेट्स पे हो सकती है, तो वो नोट्स टू अकाउंट बताएंगे कि किस पे कितनी डेप्रिसिएशन थी, कितनी डेप्रिसिएशन थी, कितनी अमोर्टाइजेशन थी। तो वो सारी की सारी डिटेल्स कहाँ जाती हैं? नोट्स टू अकाउंट। तो ये था फॉर्मेट। पहले पीबीटी आ गया, फिर पीएटी आ गया, प्रॉफिट और लॉस, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आगे जाके फिर इस पे डिविडेंड होता है, वो सब स्टेट उसमें जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा देते हैं। बैलेंस उसमें था ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में लास्ट में क्या आया था? सरप्लस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता ना लास्ट आइटम सरप्लस। तो ये जो फाइनल फिगर है वो वहां जाता है, उसमें से अप्रोप्रिएशन होती हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड के लिए एलोकेशन, कुछ भी होगी वो वहां पे होगी, यहाँ पे कहीं नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होती, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही होते हैं ट्रांसफर्स। याद करेंगे फॉर्मेट लिख लिख के, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक बार इसके कंटेंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी है, 5-10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। अभी हमने क्या करा? फॉर्मेट।